ओके, तो चलो आज हम लोग रिवीजन करते हैं रिलेशन का। ठीक है, आज रिलेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशन जो आता है वो कैसे आता है। दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसमें से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए सेट और बी सेट जो है ना, ये दोनों सेट के जो एलिमेंट है उनको हम लोग खाली रिलेट करते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या, दिस एलिमेंट A1 विल बी रिलेटेड टू A एज वेल एज B। तो हम इसको लिखते हैं क्या, 1, A 1, B। ऐसे 2 रिलेटेड टू A और B और 3 रिलेटेड टू A एंड B। तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B ऐसे हो गया। अब ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ये सब चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। उन सब चीज को यहाँ पे जो लिखा हुआ हमारा 1, A, ये 1, B, 1, 2, A, these are called ordered pairs। तो इनमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट सेट का एलिमेंट पहले रहता है, सेकंड सेट का एलिमेंट बाद में रहता है। इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम A क्रॉस B निकालेंगे, we'll have a set like this। वहाँ पे एलिमेंट ये XY टाइप का आएगा, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप का सेट आएगा। इसमें से कि X हमारा पहला सेट से आएगा, Y हमारा दूसरा सेट से आएगा। तो A क्रॉस B में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, अगर n of A is P, n of B is Q हो गया, then the number of elements in A cross P is P and Q। तो अगर यहाँ पे 3 ठो एलिमेंट, यहाँ पे 2 ठो एलिमेंट है, तो 3 into 2 6 elements would be there in A cross P। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो गया। अच्छा, उसमें ये जो ऑर्डर पेयर का बात किया जा रहा है, तो दो ऑर्डर पेयर तब इक्वल हो सकता है जब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो इसे ये ऑर्डर पेयर हो गया और ये सब ऑर्डर पेयर हो गया। अगर हम दो ऑर्डर पेयर को इक्वल करना चाहते हैं, तो इन दैट केस इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे हैव द सेम एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। तो यहाँ पे अगर हम सवाल में देखें, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि एक ये ऑर्डर पेयर है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑर्डर पेयर है और राइट हैंड साइड में एक ऑर्डर पेयर है। ये दोनों ऑर्डर पेयर क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वल है, तो इसका मतलब है कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। चलो देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है। लेट मी चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली, है ना, क्वेश्चन में स्लाइटली करेक्शन हमको जरूरत पड़ेगा। लेट मी चेंज इट। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, ये -5 लिखा है, लेट मी चेंज इट टू -4। मैं इसको -4 करता हूँ। पहला एलिमेंट ये वाला हमारा -4 हो गया, स्लाइटली चेंज हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर के साथ ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल करेंगे। सो हम लिखेंगे therefore a square minus 5a is equal to -4। अगर एक तरफ लेके आऊंगा मैं, तो it will be a square minus 5a plus 4 is equal to 0। तो बन गया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू निकालते हैं, तो you will get what, a minus 1 into a minus 4 is equal to 0। इसको सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आया 1 और a का वैल्यू आया 4। ऑलराइट, अब ये तो हमारा पहला केस में आ गया। अब हम अगर दूसरा केस लेते हैं, तो सेकंड वन, a to the power 4 is equal to 256। क्या हो गया, a to the power 4 is equal to 256। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, तो a to the power 4 minus 256 is equal to 0। तो ये बन गया हमारा a square minus 16 into a square plus 16 is equal to 0। अब ये a square plus 16 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a square भी पॉजिटिव है और 16 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब a square minus 16 0 हो गया। अगर a square minus 16 0 हो गया, तो फिर a square का वैल्यू 16 हो गया और a का वैल्यू आ गया हमारा प्लस और -4। अब हमको a का ऐसा वैल्यू लेना है जिसके लिए ये -4 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 256। जो वैल्यू हमारा कॉमन होगा ये दोनों में, वही वैल्यू हम लेंगे। तो हम कंसीडर बोल सकते हैं क्या, therefore a is equal to कितना, 4, है ना, क्योंकि 4 इसमें भी है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 इसमें भी है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर a का वैल्यू 4 हुआ, यहाँ पे तो नहीं है कहीं पे, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया। इसमें समझ में आया सबको। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, सेट A and B having 3 elements in common, if n of A is this, n of B is this, find n of A cross B and n of B cross A।
तो अगर मैं बोलूं कि n ऑफ a में अगर ऐसा बोल सकते हैं, इफ a and b have p elements कॉमन, अगर a and b में p एलिमेंट्स कॉमन है, देन n of a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इज इक्वल टू p स्क्वायर। इनफैक्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका अदर वे में, इसका अगर स्टेटमेंट का मतलब हम समझेंगे, अगर a और b में p कॉमन एलिमेंट्स है तो फिर a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितना कॉमन एलिमेंट होगा। हम सबको पता होना चाहिए कि a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम एलिमेंट सेम वैल्यू नहीं देता है। a क्रॉस b हमको अलग वैल्यू देता है और b क्रॉस a हमको अलग वैल्यू देता है। a क्रॉस b में वैल्यू और b क्रॉस a में वैल्यू सेम नहीं आता है, अलग-अलग वैल्यू आता है। तो उनमें से क्या-क्या ऑर्डर पेयर कॉमन है इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं सेट A का हमको एलिमेंट दिया है 1 2 3 और 4, और सेट B में हमको एलिमेंट दिया है 3 4 और 7। तो अगर हमको बोला है कि भाई यहाँ पे A क्रॉस B और B क्रॉस में कितना कॉमन एलिमेंट है, तो हम खोजेंगे कि A और B में कितना कॉमन एलिमेंट है। और हम देख रहे हैं कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट है 3 और 4 इसमें भी है और 3 और 4 इसमें भी है। दो एलिमेंट कॉमन है A और B में। तो अगर हम A क्रॉस B का बात करेंगे, वहां पे ऑब्वियसली मेरे पास 12 एलिमेंट्स विल कम एंड B क्रॉस A में भी मेरे पास 12 एलिमेंट्स आएगा। लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट का बात करें A क्रॉस B और B क्रॉस A में, तो ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन वेरीफाई दैट वन। A क्रॉस B निकालने का तरीका मैं बता दिया, B क्रॉस A भी निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना कि इतना एलिमेंट कॉमन आएगा वहां पे। आया समझ में सबको? So in this particular question what is given 3 elements in common, इसका मतलब नंबर ऑफ हमारा आंसर क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और B क्रॉस A इज 3 का स्क्वायर होगा, शायद 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको? अगला सवाल, अगला नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, अभी हम लोग देख लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। हम देख लिए कि दो सेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलता है। तो उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर हमको निकालना है, उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर हमको निकालना है जो ऑर्डर पेयर एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। मतलब जैसे हम लोग A क्रॉस B लिखे हैं, यहाँ पे A क्रॉस B इज इक्वल टू इतना आ गया, एक्स वाई दिस वन। अगर यहाँ पे हमको ऐसा ना देके x belongs to A, y belongs to B ना देके ऐसे लिखता x y such that x and y का अंदर कोई रिलेशन देगा, x plus y is equal to 2, x less than y, है ना, x is odd, y is vowel, ऐसे दे देगा। तो इन दैट केस हमको इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनको लेके हमको सेट बनाना पड़ेगा। तो उसी को वो जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे रिलेशन। तो जब हम रिलेशन निकालेंगे फ्रॉम A to B, रिलेशन फ्रॉम A to B is a subset of या फिर is the set of ordered pairs selected from A cross B। जब हम A cross B निकाल दिए होंगे, A cross B से हम कुछ ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे जो कि उस कंडीशन को ओबे कर रहा होगा, तो उस ऑर्डर पेयर का जो सेट बना उसको बोलते हैं रिलेशन। दैट मींस रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ A cross B। अगर फ्रॉम A to B हम बोलेंगे तो कभी-कभी फ्रॉम A to B ना बोल के हम ऑन A बोलते हैं, एक सेट है होता है उसी के ऊपर बोलते हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है A cross A से, और इसीलिए ऑन A अगर बोलेंगे तो R इज ए सबसेट ऑफ A cross A होता है। ठीक है, अगर रिलेशन फ्रॉम A to B है तो हम इसको डिनोट करते हैं, हम इसको किस हिसाब से डिनोट करते हैं, R फ्रॉम A to B, दिस इज द सिंबल। और अगर हमारा रिलेशन जो है ना वो A cross B A to B ना होके फ्रॉम A to A है, तो हम उसको डिनोट करते कैसे, R is from A to A। तो इस हिसाब से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, इफ अब मेरा बात ध्यान से सुनो, इफ R is a subset of A cross B, मतलब वो रिलेशन हो गया, ऑब्वियस बात है, R is a subset of A cross B, तो ये रिलेशन हो गया। एंड AB belongs to R, मतलब वो रिलेशन का अंदर में एक ऑर्डर पेयर हमारा है क्या, AB। एक रिलेशन का अंदर में एक ऑर्डर पेयर हो गया AB, तो हम उसको क्या लिखते हैं, A related to B। हम क्या लिखते हैं, A related to B। जैसे मान लेते हैं ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 2 4 आ गया, belongs to the relation
तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 रिलेटेड टू 4, हम ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द वे वी कैन राइट इट। ओके, तो ये हम रिलेशन के बारे में बेसिक आइडिया ले लिए। क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा और कैसे निकालते हैं उसको, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का बात करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि A क्रॉस B में हमारा PQ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है और हर सबसेट उसका एक रिलेशन होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर PQ। तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी हमारा 2 टू द पावर PQ होता है। अगर फ्रॉम A टू B का बारे में बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 टू द पावर PQ। A टू B का बारे में बात करेंगे तो, ऑन A का बारे में बात करेंगे तो ऑन A में नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 टू द पावर P इंटू P। P इंटू P होता है P स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रॉम A टू B एंड ऑन A। उसमें से हमारा एक तो नॉन जीरो रिलेशंस भी होता है, नहीं एक तो जीरो रिलेशन भी होता है, फाई रिलेशन। क्योंकि हम पढ़े हैं सेट में, अगर एक सेट का n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 टू द पावर n, उसमें से एक सबसेट होता है 5, तो वो भी एग्जिस्ट करता है अगर हम रिलेशन में बात करेंगे तो, लेकिन वो हमारा जीरो रिलेशन है। तो अगर नॉन जीरो रिलेशन का बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जितना निकला उसमें से 1 माइनस कर देंगे। टोटल नंबर रिलेशंस मिला 2 टू द पावर PQ, तो उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B निकल के आ गया। ऐसे ही अगर ऑन A निकाले हैं तो 2 टू द पावर P स्क्वायर होता है नंबर ऑफ रिलेशंस, तो उसमें से 1 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस आ गया। क्या समझ में आया सबको? चलो अब इसका ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहले बोला है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज 63, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना बता। ये आपको सवाल में बोला है। सवाल में बोला है कि n ऑफ A का वैल्यू जो है ना वो कितना दिया है 2, और n ऑफ B हमको सवाल में पूछा है n ऑफ B का वैल्यू कितना बता दो, ओके। और बोला है नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस जो है हमारा होता है क्या है 63 हमको दिया है सवाल में। और अभी हम जस्ट पढ़े थोड़ा देर पहले कि फ्रॉम A टू B का बारे में बात करेंगे तो इट इज 2 टू द पावर PQ माइनस 1, 2 टू द पावर PQ माइनस 1 होता है जिसका वैल्यू 63 हो गया। और n ऑफ A का वैल्यू जो है हम हमेशा P लिखते हैं, n ऑफ B का वैल्यू हम लोग Q लिखते हैं। हमेशा बोलने से जैसे मैं पढ़ाया उस हिसाब से बोलूं तो ये सब डेटा हमको दिया हुआ है, Q का वैल्यू हमको निकालना है। तो लेट अस सॉल्व इट, सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाना चाहिए। सो इट इज 2 टू द पावर P का मतलब 2 हो गया और Q का मतलब Q ही रहेगा, इज इक्वल टू 64। तो 64 होता है 2 टू द पावर 6, तो 2Q इज इक्वल टू 6, Q का वैल्यू हो गया हमारा 3, मतलब B में कितना टो रिलेशन, B में कितना टो एलिमेंट आ गया 3 टो एलिमेंट, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये 3 हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया सवाल? आसान सा सवाल था ये, ओके। देन लेट अस कम टू सी व्हाट इज डोमेन रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होता है? डोमेन होता है रिलेशन का हर पहला एलिमेंट को ले लेंगे तो बन जाता है डोमेन। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर दिख रहा है, ऑर्डर पेयर में अगर सब पहला एलिमेंट ले लेंगे तो हो जाता है हमारा डोमेन। इसे मान लेते हैं रिलेशन में लिख रहा हूं, कुछ भी है, कहीं से है, R is equal to something like this, 1A 1B 2A 2C 2B और 3C। मान लेते ये हमारा हो गया क्या रिलेशन। कैसे? A क्रॉस B हम निकाले, A क्रॉस B को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमको ऐसा चीज मिला। तो इसमें से अगर मैं इस रिलेशन का डोमेन पूछूं तो डोमेन हो जाता है हमारा क्या, जो हमारा पहला एलिमेंट सब है ऑर्डर पेयर में उनको लेकर सेट बनाएंगे। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो आई विल टेक ओनली 1, क्योंकि एक सेट में एक बार एक से ज्यादा बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। 1 फिर 2 फिर 3, 1, 2, 3 ये डोमेन हो गया। तो वही चीज लिखा है कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A, कौन सा है, सच दैट A बिलोंग्स टू पहला सेट होगा और AB बिलोंग्स टू R होगा। ये रिलेशन बिलोंग्स टू R है तो इसका पहला एलिमेंट हमको लेना है। रेंज आप निकालेंगे तो रेंज विल बी द सेकंड सेट, सेकंड एलिमेंट,
सेकंड एलिमेंट हमारा ए बी और सी है, तो ये हमारा रेंज हो गया। आई होप सारे को डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इज ऑलवेज ए सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, या फिर सबसेट इक्वल टू ए होगा, मतलब डोमेन पूरा का पूरा ए हो सकता है ना। ऐसे ही हमारा रेंज ऑफ आर का बारे में बात करेंगे, दैट इज सबसेट इक्वल टू बी। डोमेन ए का सबसेट होता है और रेंज बी का सबसेट होता है, या फिर इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा सेट ए डोमेन में आ सकता है, पूरा का पूरा सेट बी जो है रेंज में आ सकता है, ठीक है। डोमेन रेंज पता चल गया। चलो अब ये सवाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ओके, क्या बोला है देखो, ए सेट हमको दिया है ABCD और बी सेट दिया है 1 2 3 5 वेदर और नॉट द फॉलोइंग सेट्स आर ऑफ द ऑर्डर पेयर आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ये रिलेशन है कि नहीं, ये हमको सवाल में पूछा है। तो R1 हो गया A,1 और A,3, तो A, पहला सेट में होना चाहिए A पहला एलिमेंट, दूसरा सेट में होना चाहिए दूसरा एलिमेंट। A1 और A3 दोनों तो है इसमें, तो ये रिलेशन हो सकता है। A1 C2 एंड D1 ये भी हो सकता है। यहाँ पे A1 है, B2 है, लेकिन ये 3C है। ये 3C जो है ना, ये बताता है कि ये रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहला सेट से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है ना वो दूसरा सेट से आना चाहिए। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में, इसका मतलब क्या हो गया, R3 इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम A to B। R3 नहीं है, R1 R2 है, तो R1 R2 रिलेशन, बट R3 इज नॉट ए रिलेशन। तो हमको ये सवाल में समझ में आ गया कि R3 जो है ना इसका रिलेशन नहीं है, R1 R2 रिलेशन है। क्या सबको समझ में आया सवाल? ओके, नेक्स्ट लेट अस कम टू दिस वन। क्या बोला है कि R is x, y such that x y belongs to z। z बोलने से हमारा इंटीजर आता है, x square plus y square less than equal to 4, है ना। हमको बोला है कि ऑन रिलेशन, z बोला है रिलेशन निकालने के लिए डोमेन ऑफ R निकालो। तो हमारा डोमेन निकालने के लिए ये हमको दे दिया है सेट है, ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, और ये भी हमारा Z है, ये भी हमारा Z है। और हमको बोला है कि दोनों में ऐसा रिलेशन निकालो ये कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें कोई अलग मेथड नहीं है, हमको जस्ट क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करके निकालना पड़ेगा होगा कि नहीं। सो लेट अस चेक। हम इंटीजर लेंगे, मतलब 0 लेंगे, 1 -1 2 -2 3 -2 ऐसे करके लेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, पहले भी तो हम इसको किए हुए हैं। तो x इज इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू आ जा रहा है हमारा +-5। जितना सारा x होगा ना वो डोमेन के अंडर में चले जाएगा, जितना सारा रेंज होगा वो नहीं y होगा वो सारे रेंज के अंडर में चले जाएगा। अब 1 डालेंगे x, तो y का वैल्यू निकल नहीं रहा है इंटीजर, तो 1 छोड़ देंगे में 1 आ जाएगा हमारा। रूट अंडर कितना आ जा रहा है 4 -1 3, प्लस माइनस ले सकते हो, नॉट बिलोंग टू z, तो 1 छोड़ दूंगा। अगर मैं 2 लूंगा तो +-1 ही ले लेता हूं सीधा, 1 का ना लेके +-1, क्योंकि हमको x स्क्वायर वैल्यू निकालना है। अगर x का वैल्यू +-2 ले लूंगा तो y का वैल्यू आ रहा है क्या +-0, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं गड़बड़ कर दिया, कहां पे, यहीं पे गड़बड़ कर दिया। x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू +-2 आता है, सॉरी x 0 आया तो +-2 आया y। मेरा दिमाग में था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 है, तो ये 4 था ना। x 1 लेने से आ गया हमारा ±√3, जो इंटीजर नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। x +-2 ले लिया मैं, तो हमारा y का वैल्यू 0 आ गया। इसके आगे मेरे को नहीं लगता कि और कोई एलिमेंट है, क्योंकि 3 लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा एक तरफ, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 0 हो गया और +-2 हो गया डोमेन, और 0 +-2 हो गया रेंज। +-0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, उसको खाली 0 लिखो। तो 0 +2 और -2 ये हो गया, +1 -1 ये हो गया हमारा डोमेन, नहीं रेंज ऑफ दिस रिलेशन। इनफैक्ट इसका डोमेन रेंज दोनों सेम निकल रहा है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है।
इफ r इज ए रिलेशन ऑन n बोलने से नेचुरल नंबर बोल दिया, डिफाइंड बाय xy बिलोंग्स टू r, xy बिलोंग्स टू r implies x plus 2y is equal to 8। तो यहाँ पे हमको नेचुरल नंबर दिया है, यहाँ पे भी हमको नेचुरल नंबर दिया है, n और n दिया है, और यहाँ पे दोनों में रिलेशन ऐसा बनाया है कि x plus 2y is equal to 8 या फिर 2y, अच्छा चलो लिखता हूँ x plus 2y is equal to 8। तो हमको क्या करना पड़ेगा, x का वो वैल्यू सब ढूंढना पड़ेगा जो y के साथ भी कनेक्ट होगा एक्सेट्रा, है ना। तो कुछ वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और बहुत सारे वैल्यू है, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर वैल्यू यार देयर एग्जिस्ट करता है दोनों में, है ना। चलो एक समय में रिलेशन पहले पता करते हैं क्या होगा। x plus 2y is equal to 8 हमको दिया है, x plus 2y is equal to 8। चलो मैं 2y ले लेता हूँ is equal to 8 minus x, या फिर y का वैल्यू हो गया हमारा 8 minus x by 2। क्योंकि हमको बोला है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर है, तो इसमें से ये बात तो पता चल ही गया कि x का वैल्यू हम ऑड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑड लेंगे तो बाय 2 होगा नहीं और ये हमको इंटीजर नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं। सो इतना सारे इवेंट का ऊपर हम फोकस करते हैं, इवेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो x का वैल्यू 2 पहले लेते हैं, 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आया 8 minus 2 6, 6 by 2 3, मतलब 2 will be connected to 3, 2 will be connected to 3, है ना। उसके आगे क्या होगा, अगर हम x is equal to 4 लेंगे तो 8 minus 4, 8 minus 4 हो गया 4, 4 by 2 हो गया हमारा कितना 2, मतलब 4 is connected to 2, 4 जो है 2 के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हम लेंगे x is equal to 8 लेंगे, नहीं 6 लेंगे, 6 will be connected to what, 6 minus 8 minus 6 2, 2 by 2 1, तो 6 is connected to 1, 6 हमारा 1 के साथ कनेक्टेड हो गया। उसके बाद अगर हम x 8 लेंगे तो 8 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 2 ज्यादा रेंज, ये कौन सा रेंज हो गया 1 2 और 3 रेंज हो गया, डोमेन क्या हो गया 2 4 और 6। हमको रेंज पूछा है तो रेंज हमारा क्या हो गया 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन ए में है तो ये करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल वही है, R is a relation on the set of integers given by A related to B। देखो सबको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग दिया है, ये क्वेश्चन में xy belongs to R सच दैट दे दिया है, इसका पहला वाला क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ दिया था शायद, नहीं यहाँ इसका पहला वाला क्वेश्चन में पूरा दिस वे इट इज डिफाइंड R is equal to xy such that this one, लेकिन तीनों चीज सेम है। इसको भी हम चाहेंगे तो ऐसा ही लिख सकते हैं, वो पिछला जैसा लिख सकते हैं, R is equal to x, y such that ऐसे करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन वही है, रिप्रेजेंटेशन अलग है लेकिन मतलब तीनों का सेम है। A रिलेटेड टू B लिखा है, हम इसको ऐसा ना लिख के R is equal to a, B लिख सकते हैं, such that a square plus b square less than is equal to 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ये भी हमारा Z है और ये भी हमारा Z है, सवाल में जो बोला है। बस इसको हमको फिर से वही करना पड़ेगा, खुद से वैल्यू लेके ट्राई करके देखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेना पड़ेगा और 0 लो, उसके बाद 1 ना लेके प्लस माइनस 1 ले लो, क्योंकि स्क्वायर दिया है तो दोनों के लिए काम करेगा सेम। एंड जस्ट बाय इंस्पेक्शन वी कैन सी कि ये जो है ना 0 कनेक्टेड होगा, प्लस माइनस 3 कनेक्टेड होगा और प्लस माइनस 5 कनेक्टेड होगा, 4 भी कनेक्टेड होगा, बाकी कोई में नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 आएगा, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए दिस वन। लेकिन सवाल में जो टाइप किया गया है थोड़ा गलत टाइप किया गया है, टाइप गलत क्या किया गया, यहाँ पे डॉट 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 भी दे दिया गया, ऐसा नहीं होगा, खाली यहाँ तक ही रहेगा हमारा। ठीक है, समझ में आया ना, तो ये डॉट 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 नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा। चलो इसमें अगर रहेगा तो भी ये बोल सकते हैं कि रह सकता है हमारा, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर जो है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं होना चाहिए, तो ये डॉट 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 यहाँ पे जो है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया सबको मेरे बात।
और अगर ऐसा डॉट डॉट यहाँ पे है तो हम लोग इस केस में, क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस दिया है हमको आंसर में, तो हम नॉन ऑफ दिस को भी टिक कर सकते हैं। ऑलराइट, डॉट डॉट दिया है तो हम मान के चलते हैं कि जो दिया है वो इंटेंशनली दिया गया है, तो इन दैट केस हम लोग को नॉन ऑफ दिस में आंसर टिक करना पड़ेगा। तो लेकिन हमको अगर रेंज निकालना है तो इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम आता है। इनफैक्ट डोमेन इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 आया, और रेंज भी हमारा इसका सेम आता है। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय इंस्पेक्शन। हम देख सकते हैं कि यही सब वैल्यू आ रहा है। तो दिस शुड बी द डोमेन एंड दिस शुड बी द रेंज, क्योंकि हम यही सब वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा वाला निकलेगा। 0 पुट करोगे तो प्लस माइनस 5 निकलेगा, 3 पुट करोगे तो प्लस माइनस 4 निकलेगा, और 4 पुट करोगे प्लस माइनस 3 निकलेगा, और 5 पुट करोगे प्लस 0 निकलेगा। सो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में हम सोचते हैं कि ये इंटेंशनली दिया है सवाल में कि ये डॉट 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 करके बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आंसर तो निकल गया, ये 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे है तो इसको टिक मार देंगे। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ये नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? आया समझ में सबको? चलो नेक्स्ट सवाल, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन का इनवर्स काफी आसान है, बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। फंक्शन में हमको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, रिलेशन में कुछ नहीं है। अगर r इज फ्रॉम a टू b है तो r इनवर्स विल बी फ्रॉम b टू a, और r एग्जिस्ट करेगा तो r इनवर्स भी एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। r अगर एग्जिस्ट करता है तो r इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एंड हमेशा एग्जिस्ट करेगा a टू b रिलेशन। चाहे एट द एंड हमारा क्या बोलते हैं फाई रिलेशन होता है, मतलब जीरो रिलेशन एक तो हो जाएगा, तो हम बोलते हैं एग्जिस्ट करता है बोल के, वो जीरो रिलेशन है। तो अगर हमारा सेट A से सेट B तक का रिलेशन है तो उसका इनवर्स होता है B से A तक। अगर एक रिलेशन को R नाम से हम जानते हैं तो उसका इनवर्स को हम क्या नाम से जानते हैं, R टू द पावर -1। इनवर्स ऑफ रिलेशन को हम R टू द पावर -1 नाम से जानते हैं, और R टू द पावर -1 विल बी ए सबसेट ऑफ B क्रॉस A। R हमारा A से B तक है तो R इनवर्स फ्रॉम B टू A हो गया। तो अगर हम R इनवर्स लिखेंगे तो B को A होगा, सच दैट AB बिलोंग्स टू R। यहाँ पे सबको देख सकते हो कि AB बिलोंग्स टू R है, AB बिलोंग्स टू R है। तो AB रिलेशन का ऑर्डर पेयर्स है, तो फिर B अगर हम लिख लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, R इनवर्स हो जाएगा। जस्ट पलटना है ऑर्डर पेयर को और कुछ नहीं। इसका मतलब अगर हम डोमेन ऑफ R निकालते हैं वो रेंज में चले जाएगा R इनवर्स के लिए, और रेंज ऑफ R हो जाता है डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ R इनवर्स इज रेंज ऑफ R, एंड डोमेन ऑफ R रेंज ऑफ R इनवर्स इज डोमेन ऑफ R। A रिलेटेड टू B अगर है तो B रिलेटेड टू R इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ओके चलो अब ये सवाल देखते हैं। ये सवाल हम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किए, तो उसी को पहले अलग वे में खाली यहाँ पे पूछा है कि इफ रिलेशन R on n is given by this one, then domain of R inverse। तो हमको पूछा है कि इसका डोमेन कितना है बता, डोमेन ऑफ R इनवर्स। क्योंकि हम थोड़ा देर पहले इसको किए तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ R, R का रेंज। और हम शायद देखे थे रेंज हमारा 1 2 3 निकला था, तो इसका आंसर भी हमारा 1 2 3 आएगा। ठीक है, 1 2 3 कहीं पे नहीं है, हाँ बिट ए में है, इसका आंसर 1 2 3 होगा। क्लियर? 1 2 3 ही था क्या? नहीं 1 2 3 नहीं था, 2 4 6 का था। ठीक है, ये लिख लेते ना। इसका रेंज हम निकाले थे 1 2 3, डोमेन था 2 4 6, डोमेन इसका 2 4 3 था, 2 4 6 था, तो R इनवर्स हो गया। डोमेन ऑफ R इनवर्स इज योर रेंज ऑफ R। अच्छा ठीक, रेंज ऑफ R 1 2 3 था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोला है। द रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट, जस्ट ए मिनट, ओके क्या बोला है देखो। The relation R is defined on the set of natural number AB such that A is equal to 2B।
हमको दिया क्या है, a इज इक्वल टू 2b दिया है, a इज इक्वल टू 2b, ऑलराइट, a इज इक्वल टू 2b दिया है और बोला है कि r इनवर्स इज गिवन बाय व्हाट, r इनवर्स इज गिवन बाय व्हाट। तो अगर a इज इक्वल टू 2b है तो b इज इक्वल टू a बाय 2 होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर a इज इक्वल टू 2b है, हम रिलेशन को देखते हैं, r इनवर्स उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि r इनवर्स के लिए हमको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, रिलेशन को जस्ट पलटना पड़ता है, ठीक है। अगर हम रिलेशन को देखें तो इनफैक्ट इसको हम पलट देते हैं, अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 2 हो गया, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 6। अगर ये R इनवर्स है तो ये R है, अगर ये R इनवर्स है तो ये हमारा R है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर ये हमारा R इनवर्स है, एक काम करते हैं, ऐसा है कि a इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू 2b है, कहां पे a इज इक्वल टू 2b, मतलब पहला एलिमेंट दूसरा का डबल होगा, पहला एलिमेंट दूसरा का डबल होगा, उसको पलटना है, मतलब दूसरा पहला का आधा होगा, तो जहां पे दूसरा पहला का आधा है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो दूसरा पहला का तो ये डबल हो गया तो ये नहीं हो सकता, ये दूसरा पहला का डबल है नहीं, दूसरा पहला का आधा है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, समझ में आया। मैं इस सब में R लिख देता हूं तो हमको पता चल जाएगा, इसका R जो है ना 1 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 6 आएगा, और इसका R जो आएगा ना वो क्या आएगा 2 1 आएगा, 4 2 आएगा और 6 3 आएगा। तो ऑब्वियसली ये R तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये R तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, a का वैल्यू 2b है, यहाँ पे a उसका आधा है, यहाँ पे a हो सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, here we have 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का डबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, या फिर इसको ऑर्डर पेयर में भी हम करके देख सकते हैं, मतलब एरो डायग्राम करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, नहीं ये नहीं, इसका आगे ये मतलब सब इंफॉर्मेशन है, खाली जानना चाहिए हमको। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट है, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन वो एग्जिस्ट करता है, एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम R बोल लेते हैं, है ना। R इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 5, इस टाइप का रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है, जिसे सेट A दिया है 1 2 3 और सेट B दिया है 5 6। हमको बोला है कि फाइंड रिलेशन फ्रॉम A टू B सच दैट AX या फिर A ग्रेटर देन B, तो उस केस में तो आएगा नहीं, A ग्रेटर देन B करके बोलेगा तो हमको दिया है इसका रिलेशन, ठीक है। हमको क्या रिलेशन दिया है, दो सेट है, एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और एक सेट में क्या एलिमेंट है 4 5। 1 2 3 एक सेट का एलिमेंट है और एक सेट का एलिमेंट है 4 5। यहाँ पे हमारा 1 2 3 है और यहाँ पे हमारा 4 5 है। हमको बोला है कि फाइंड अ रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट, पहला सेट से सेकंड सेट में एक रिलेशन निकालो जहाँ पे कि x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे 1 तो ग्रेटर देन नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा क्या होता है वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाता है 0, ऑब्वियस बात है। यूनिवर्सल रिलेशन जब हम एक रो से निकालते हैं वो पूरा का पूरा अगर हम ले लेते हैं तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं ऑन सेट ए, एक सेट का ऊपर, फ्रॉम ए टू बी नहीं पढ़ रहे, ए फ्रॉम सेट ए टू बी, ऐसा नहीं है, ऑन ए बोला है, ए से ए तक जो रिलेशन का बात इसका हो रहा है। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, उसके अंदर में जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर में ये दो एलिमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर हमको मिला है, हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये हो गया, ये इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं।
आइडेंटिटी रिलेशन और अब भी हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, मतलब रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिव, उस टाइप का रिलेशन। तो वो रिलेशन में रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है, मतलब कंफ्यूजिंग लगता है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन मतलब अभी जो पढ़ेंगे उसमें से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा, 100% इसका ऊपर क्वेश्चन आता है। समझना पड़ेगा इसको, कैसे क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या जानना है इसमें। तो पहले बोला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन ऑन सेट, एक सेट के ऊपर एक रिलेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी आ सकता है। पहला तो रिफ्लेक्सिव होगा। कब रिफ्लेक्सिव होगा? जब ए बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब वो सेट का अंदर जितना सारा एलिमेंट होगा, ए सेट में जितना सारा एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट अपने साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, हर एलिमेंट अपने साथ कनेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोज शुड बी देयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि सेट ए में ले रहा हूं, सेट ए में हमारा एलिमेंट है 1 2 3, तो अगर उसको रिफ्लेक्सिव होना है तो वो रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, तीनों का तीनों होना चाहिए, कोई एक भी नहीं होगा तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एवरी एलिमेंट शुड बी देयर, 1 1 शुड बी देयर, 2 2 शुड बी देयर, 3 3 शुड बी देयर। इन एडिशन टू दैट अगर एक्स्ट्रा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत तब आ जाएगा जब आइडेंटिटी का बात करेंगे। आइडेंटिटी में ये 3 होना जरूरी नहीं है, 1 2 3 होना जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए आइडेंटिटी का केस में। आइडेंटिटी के केस में कभी भी अलग अलग ऑर्डर पेयर का एलिमेंट अलग अलग नहीं आ सकता, और आइडेंटिटी में ये तीनों का तीनों होगा कोई जरूरी नहीं, बट रिफ्लेक्सिव में तीनों का तीनों होगा, 100% होगा। एंड इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो बोल रहा है क्या, इसमें जो जो एलिमेंट है वो सब तो 100% होना चाहिए, अपने साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री क्या बोल रहा है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको सिमेट्रिक बोलो। ए बी है तो बी ए खोजो, 1 3 है तो 3 1 खोजो, अगर 1 3 नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको रिफ्लेक्सिव बोलो, मतलब सिमेट्री बोलो। कहने का मतलब है कि अगर ये वाला हो गया, अगर मान लेते हैं हमको ये मिला है, मान लेते हैं हमको ऐसा रिलेशन मिला है, ये क्या ये सिमेट्रिक है सर? हाँ है, सिमेट्रिक है ये। क्यों? क्योंकि ए बी नहीं है तो बी ए मत खोजो ना, ये जो है इसका उल्टा तो है ही, ये जो है इसका उल्टा है, ये जो है इसका उल्टा है। 1 1 को अगर आप उल्टा करके लिखेंगे तो फिर से 1 1 आ जाएगा, तो है ही। 1 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। तो सर ये रिफ्लेक्सिव तो था, बोल देते, क्या ये सिमेट्री है? हाँ अभी सिमेट्री भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्री भी है। अभी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट की जरूरत नहीं है कि ए बी लाएगा और बी ए उसमें करना, इसमें जो है उसका से हो जाता है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखो क्या देता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर है। मतलब अगर यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 3 है, और यहाँ पे मान लेते हैं 3 2 है, मान लेते हैं ऐसा है। ए बी, ये ए और बी हो गया, ये बी और सी हो गया, तो फिर ए और सी होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। तो ऐसे हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या अगर ये तीनों नहीं है तो सर रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव होगा क्या? होगा ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये जो रिलेशन हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्योंकि ए बी बी सी नहीं है तो मत खोजो क्या है, अगर ये दोनों है तो ये होना चाहिए, नहीं है तो भी ट्रांजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो भी हमारा वो ट्रांजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 सर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों है क्या? यस, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। अगर मैं इसमें से हटा दूं ये 1 1 को, क्या ऐसा रिफ्लेक्सिव नहीं है? नहीं है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
आ गया सबको समझ में? तो अगर होगा तो खोजोगे, नहीं होगा तो चलेगा। रिफ्लेक्सिव में लेकिन ए का एलिमेंट, ए सेट का सारा एलिमेंट अपने साथ कनेक्ट होना चाहिए। सिमेट्री में अगर कोई होगा ए बी तो बी ए खोजो, और ट्रांजिटिव में अगर ए बी और बी सी होगा तो ए सी खोजो, अगर ए बी बी सी नहीं है तो खोजो। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव सारे होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे सबको याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तो अगर हमारा सेट ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 to the power n square minus n। ऑल हैज टू रिमेंबर दिस फार्मूला। कितना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऑब्वियसली टोटल रिलेशन से इसको माइनस कर दोगे तो रिफ्लेक्स और रिलेशन सब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलो अब सवाल करते हैं, बात करते हैं कुछ सवाल का ऊपर। व्हाट इज दैट, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर दिस वन ऑन सेट 1 2 3 4। चलो 1 2 3 4 है तो देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब। फिर सिमेट्री चेक करते हैं। 1 3 है तो 3 1 है ना। 4 2 है तो 2 4 है। 2 3 है तो 3 2 नहीं है, मतलब सिमेट्री भी नहीं है। हो सकता है ट्रांजिटिव हो जाए। तो 1 3 है, 3 1 है तो मतलब 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 इसमें नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं। मतलब ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्री हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। क्या सभी को समझ में आया? ये रिलेशन कुछ भी नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ऑफ दिस। दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 जो यहाँ पे नहीं है। सिमेट्री के लिए चाहिए सबका उल्टा। 1 3 है 3 1 है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 है 2 4 है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 है 3 2 नहीं है, तो इसके लिए दिक्कत हो गया। ट्रांजिटिव के सिमेट्री के लिए नहीं हुआ। ट्रांजिटिव 1 3 और 3 1 में यहाँ पे देख रहा हूँ तो 1 और 1 का साथ भी कनेक्शन होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ गया? ऐसा हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल आपको क्या बोला है? ए सेट हमको दे दिया है। ए सेट इज गिवन टू बी दिस वन। बोला है कि कंसीडर रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस वन देन आर इज। चलो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। 1 1 2 2 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री चेक करते हैं। 1 1 उल्टा वही पे, 2 2 3 3 उसका उल्टा वही पे। 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 1 इस पे नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं रहा। रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्री नहीं रहा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ये 1 2 है तो 1 1 ए बी और ये ए सी है, ए बी है और ए सी है, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 इसमें नहीं है। हम इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 1 हो गया है ना, ये 1 1 और ये 1 2। जरा ये दोनों को मार्क करो ना, ये दोनों को मार्क करो। ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो 1 2। अच्छा 1 2 तो यहीं पे है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। 1 1 1 3 1 3 वो भी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 2 देखते हैं। 2 2 2 3 तो 2 3 होना चाहिए, तो है ही। फिर 2 का किसके साथ नहीं है, 3 3 3 3 3 और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव हो रहा है, मतलब सिमेट्री नहीं हो रहा, सिमेट्री नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्री। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं हुआ। कौन सा एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक नहीं हुआ? 1 2 है, 2 1 नहीं है। ये 1 2 दिख रहा है मेरे को, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। बोलो ने समझ में आया सबको? चलो अगला देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव सारे के सारे हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। ए आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 is a relation on set A which of the following ordered pair is to be removed to make it equivalence।
अब तुम लोग बता सकते हो मेरे को कि इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर अगर मैं निकाल दूं तो इक्विवेलेंस आ जाएगा। 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। और अगर 1 2 है तो 2 1 तो इसमें नहीं है, तो उसको सिमेट्री नहीं बना रहा तो इक्विवेलेंस होगा नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि हम 1 2 निकाल लेंगे। इसमें से अगर मैं 1 2 निकाल दूंगा तो फिर ये सिमेट्री हो जाएगा। और हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि 1 1 2 2 3 3 जब थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि 1 1 2 2 3 3 इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, हमको ये बोला अभी क्वेश्चन में कि ए हो गया इतना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट a is equal to 1 2 3 then the number of equivalence relation containing 1 2, मतलब हमको इक्विवेलेंस निकालना है जिसमें 1 2 आता है। कोई स्टैंडर्ड इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हम लोग क्या करके मतलब चेक करके उसको देखेंगे कौन कौन सा चीज आता है ना। चलो पहला देखते हैं, सबसे छोटा वाला लेते हैं। 1 1 2 2 3 3, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ये सब लो, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन बोला है कि 1 2 को भी रखना है उसमें, तो 1 2 को मैं रखना चाहता हूं, तो अभी इक्विवेलेंस बनाने के लिए 2 1 भी इसमें डालना पड़ेगा। आया समझ में सबको? सो 1 2 को पकड़ के जो इक्विवेलेंस रिलेशन एक तो आया वो यही आया। अब दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं। सॉरी, ये ए नहीं लिख सकता मैं, ये रिलेशन है, इसको मैं R1 लिखता हूं। R2 लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इनको तो रखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, हमको और एक्स्ट्रा निकालना है अलग से इक्विवेलेंस रिलेशन। देखते हैं एक और डाल के 1 3 एलिमेंट डाल देते हैं, साथ में 3 1 भी हमको डालना पड़ेगा। ये सुनो, ये सुनो, चलो और देखते हैं अभी ये इक्विवेलेंस हुआ कि नहीं। सिमेट्री तक तो बन चुका है, ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं देख लेते हैं, है ना। ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट को ध्यान से देखो, ये एलिमेंट को, ये दो एलिमेंट को ध्यान से देखो। 2 1 1 3, 2 1 और 1 3 देखो, ए बी हो गया, यहाँ पे बी सी हो गया, ए बी बी सी। तो कौन कौन कनेक्ट होना चाहिए फिर इक्विवेलेंस ऐसे ट्रांजिटिव होने के लिए? 2 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 3 के साथ कनेक्टेड है, तो अभी कौन कौन कनेक्टेड होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए? हमारा ए बी कनेक्टेड टू या फिर बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो AC बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। समझ लो, ऐसे यहां पे 2 1 कनेक्टेड है, AB हो गया, 1 3 कनेक्टेड है, BC हो गया, तो कौन कौन कनेक्टेड होना चाहिए? A का जगह में कितना है और C का जगह में कितना है? यार ये AB है, ये BC है, तो C क्या है? दिखाई नहीं दे रहा? ये 2 1 है, ये 1 3 है, तो ये हमारा AB हो गया, ये हमारा BC हो गया, तो A and C should be connected। A and C कौन है? 2 किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? 2 कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ? 3 के साथ। लेकिन 2 3 तो यहां पे ऑर्डर पेयर में नहीं है, क्योंकि 2 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ, ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब हमको कुछ और एलिमेंट इसमें डालना पड़ेगा इक्विवेलेंस बनाने के लिए।
तो कौन सा एलिमेंट में देख लिया कि 2 3 यहां पे नहीं है, तो 2 3 में डाल दूंगा तो फिर ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। लेकिन जैसे मैं 2 3 डालता हूं तो मेरे को 3 2 डालना पड़ेगा। अगर 3 2 नहीं डालेंगे तो ये सिमेट्री नहीं बनेगा, तो 3 2 डालना पड़ेगा। अब यहां पे तो पूरा का पूरा 9 एलिमेंट आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आता है, और एक रो से में 9 एलिमेंट ही आता है, तो पूरा का पूरा ए सेट आ गया। मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है, और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। तो दो ठो इक्विवेलेंस रिलेशन ही मिल सकता है इसमें, और इसको हमको वेरीफाई करके करना पड़ता है। ठीक है, चलो अगला सवाल बोला कि द रिलेशन आर A to B, B is equal to A plus 1, then on set A is this one. Then the relation is reflexive है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये बता। सवाल बोला है कि ये हमारा 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट A है, ये भी सेट A है। तो रिलेशन ऐसा दिया है कि B is equal to A plus 1। तो बोला है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। B is equal to A plus 1 दिया है, तो अगर हम B के जगह में A लिख लेंगे तो A is equal to A plus 1 हो जा रहा है, तो नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। या फिर यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्या 1 1 बिलोंग्स टू R है? क्या 1 1 बिलोंग्स टू R है? रिलेशन का हिसाब से 1 1 बिलोंग्स टू R है क्या? as 1 1 not belongs to R, so not reflexive। रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। अब सिमेट्री चेक करते हैं ना। मान लेते हैं ऐसा है कि 1 कनेक्टेड टू 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं क्या ये तो होगा ही, क्योंकि B is equal to A plus 1 आ रहा है। 1 2 बिलोंग्स टू R, क्या 2 1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि जैसे ही मैं 2 1 लिखता हूं, B का जगह में हमारा 1 आ गया। as 1 is not equals to A plus 1, 2 plus 1 नहीं होता है, इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, सिमेट्री तो हुआ नहीं। अब फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो। 1 2 बिलोंग्स टू R हो गया, चलो मान लेते हैं 2 3 बिलोंग्स टू R भी कर देता हूं। 2 3 बिलोंग्स टू R, तो क्या 1 3 बिलोंग्स टू R हो रहा है? जोर से बताओगे, जल्दी बताओगे। 1 3 बिलोंग्स टू R हुआ क्या? क्या 1 3 इस कंडीशन को ओबे करता है, B is equal to A plus 1 को? A के जगह में 1 डालोगे और B के जगह में 3 डालोगे तो सेम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ है। तो नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट ट्रांजिटिव। तो ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्री हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। तो ये रिलेशन हमारा क्या, नॉन ऑफ दीज में चले गया। तो ये हमारा CBSE 2019 में आया था, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है, S हो गया 1 2 3 4 5, A is equal to S cross S। एंड हर किसी को अभी पता चलना चाहिए कि A क्या है। एक्चुअली A क्या है? A is equal to S cross S। A is equal to S cross S, मतलब A में हमारा जो एलिमेंट है ना वो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 साथ में आएगा क्या? 2 1 2 2 ऐसे करके एलिमेंट सब आएगा। टोटल कितना तो आएगा 1 2 3 4 5, मतलब 25 तो एलिमेंट आएगा। कहां पे? A में। अब हमको रिलेशन जो बोला है ना, रिलेशन जो बोला है हमको, रिलेशन बोला है किसका ऊपर बताओ? ऑन A।
मतलब यहां से यहां तक रिलेशन बोला है। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट है। रिलेशन ऑन सेट ए बोला है, मतलब इसके अंदर में एलिमेंट क्या है 1 1 1 2, ऐसे यहाँ पे एलिमेंट 1 1 1 2, ऐसे टाइप का एलिमेंट हमको दिया है। तो अब हम A रिलेटेड टू B लिखने में थोड़ा हमको झंझट होगा, मतलब प्रॉब्लम होगा। A रिलेटेड टू B, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट A नहीं है, यहाँ का एलिमेंट AB टाइप का है और वहां का एलिमेंट CD टाइप का है। इसलिए लिख रहा है क्या, AB related to CD, AB related to CD. We do not have element like 1, like 2, like that. हमारा यहाँ पे A में जो एलिमेंट होगा ना वो S क्रॉस S होगा, मतलब A में इस टाइप का एलिमेंट होगा जो मैं यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखाया। अब पूछता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम बात करते हैं 1 1 रिलेटेड टू 1 1 होगा कि नहीं। अगर हो जाएगा तो फिर रिफ्लेक्सिव होगा, और वो बता रहा है कब होगा, कब होगा बता रहा है कब होगा। AB रिलेटेड टू CD अगर A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C, मतलब ये दोनों का एक्सट्रीम में जो है उनका प्रोडक्ट, ये दोनों का एक्सट्रीम में जो है, सॉरी लास्ट में, इसका लास्ट में और इसका फर्स्ट में जो है उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब ये 1 इंटू 1 एक्सट्रीम दोनों का है, इसका सेकेंड में 1 है, इसका फर्स्ट में 1 है, 1 इंटू 1 हो रहा है, मतलब दिस वन रिलेटेड टू दिस वन होगा, हमेशा के लिए होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। क्या बोलो, समझ में आया सबको? ये सुनो, चलो अब सिमेट्री दिखाता हूं मैं। 1 2 रिलेटेड टू 2 4, क्या 1 2 रिलेटेड टू 2 4 होगा? हम चेक कर लेते हैं वो प्रोडक्ट सेम हो रहा है कि नहीं। 1 के साथ 4 और 2 के साथ 2 सेम हो रहा है कि नहीं। 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 4 आया, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 4 आया, तो ये रिलेशन हो सकता है। अब मैं उल्टा लिखता हूं, 2 4 रिलेटेड टू 1 2 हो रहा है कि नहीं, 2 4 रिलेटेड टू 1 2 हो रहा है कि नहीं। तो ये 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये भी सेम हुआ, मतलब ये सिमेट्री भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया। ट्राइंगल देखते हैं, 1 2 रिलेटेड टू 2 4। अब एक काम करता हूं, 2 4 रिलेटेड टू कुछ ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं यहां पे, और यहां पे काम करता हूं 8 ले लेता हूं। XY रिलेटेड टू नहीं, A रिलेटेड टू B, फिर B रिलेटेड टू C हो गया। अब ये ऑर्डर कर तो मैं कैसे ले पाया, 2 इंटू 8 हो रहा है 16, 4 इंटू 4 हो रहा है 16, मतलब ये दोनों को ले पाऊंगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कनेक्ट करने बोल रहा है, इसके साथ इसको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसके साथ इसको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हो रहा है कि नहीं, 1 2 रिलेटेड टू 4 8 हो रहा है क्या, ये कनेक्टेड टू इतना, ये कनेक्टेड टू इतना, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हुआ, तो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्री भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, सारे हो गया और इक्विवेलेंस भी हो गया, मतलब इसका मल्टीपल आंसर करेक्ट हो गया। समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला, 2 डिवाइड्स a minus b on set z r इज क्या है। 2 डिवाइड्स a minus b तो क्या है देखते हैं। यहाँ पे z के ऊपर बोला है, तो सवाल हमको z के ऊपर बोला है, मतलब यहाँ पे z सेट है, यहाँ पे z सेट है, तो हमको बोला है कि 2 डिवाइड्स a minus b, तो ये यहाँ से लेते हैं और b यहाँ से लेते हैं, सबको पता है। तो क्या 1 को 1 के साथ ले सकता हूं मैं, 1 को हम 1 के साथ ले सकते हैं, 2 को 2 के साथ ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, 0 को 0 के साथ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो कंडीशन को ओबे कर रहा है ना,
a माइनस बी करेंगे तो उसमें 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 माइनस 2 करोगे उसमें भी 2 डिवाइड हो जाएगा, बोल रहा है। अब सिमेट्री के लिए देख लेते हैं, यहां पे हम हमेशा बोल सकते हैं कि a belongs to R as a minus a is equal to 0, है ना, which is divide 2 divides इसको 2 डिवाइड कर सकता है ना, 2 डिवाइड 0। अब देखते हैं कि if a minus b नहीं, if ab belongs to R, ab belongs to R का मतलब हो गया क्या, a minus b नहीं, 2 divides a minus b, 2 divides a minus b। अब हम अपना लॉजिक लगाएंगे सीधे, जनरल नॉलेज, कि अगर 2a minus b को डिवाइड करता है, क्या b minus a को डिवाइड करेगा? ऑब्वियस बात है, माइनस साइन खाली एक आएगा, implies 2 divides b minus a implies ba belongs to R। मतलब ये सिमेट्री भी बना दिया, इसको रिफ्लेक्सिव भी बना रहा है, सिमेट्री बना रहा है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, if AB belongs to R, और क्या हो गया, BC belongs to R, implies A minus B is equal to 2K, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, B minus C is equal to 2K, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो A minus C is equal to 2K नहीं ले सकता, दूसरा वाला 2L लिखता हूं, 2L, तो 2 into K plus L, so AC belongs to R हो जाएगा, क्योंकि 2 divides A minus C also। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव गलत है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक गलत है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव गलत है, मतलब खाली इक्विवेलेंस आप बोल सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंस तो नहीं है सर, क्लियर? आया समझ में सबको? अगला सवाल देखो, consider the non-empty set of children in a family and a relation R on the set defined by A related to B। A related to B बोला है कि A related to B, A related to B कैसा रिलेटेड है? If A is a brother of B, A related to B if A is a brother of B, मतलब अभी ब्रदर ऑफ के लिए बोला है। और यहाँ पे आपको जो दिया है, ये सेट A है, ये सेट B है, या फिर इसको भी A मानते हैं, इसको भी A मानते हैं। यहाँ पे A में बच्चे हैं, उनका नाम मान लेते हैं A B C D है, और यहाँ पे भी वही सब बच्चे हैं A B C D, क्योंकि बोला है कि A is a non-empty set of children in a family। 4 बच्चों को लेके मैं कर रहा हूँ, उससे कम भी हो सकता है ना? अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? What according to you, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या A is a brother of A हो सकता है? Yes or no? A is a brother of A, मतलब मान लेते हैं A छोड़ दो, मान लेते हैं राम है, A राम है, किसी का नाम राम है, राम is a brother of राम होता है क्या? मैं अपना भाई होता हूं क्या? नहीं होगा ना, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ये। A नॉट बिलोंग्स टू R, अरे A is a brother of R, A कैसे हो जाएगा? मैं अपना भाई कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अब बताओ, अगर A is a brother of B है तो क्या B is a brother of A हो जाएगा? सिमेट्री चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। अभी हम सिमेट्री चेक करते हैं। If A is AB belongs to R, AB belongs to R हम ऐसे नहीं लिख दूंगा, अगर A is a brother of B होगा तो हम लिख पाएंगे। क्या A is a brother of B अगर है तो B is a brother of A होगा? Yes or no? A अगर B का भाई है तो B A का भाई है कि नहीं? Are you there? क्या बात है, कंफ्यूजन है? अगर A B का भाई है तो B A का भाई होगा कि नहीं?
नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बी एक गर्ल हो गया तो बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, गारंटी नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर हो सकता है। यहां पे बोला है कि अगर ए बी है तो बी ए को रखो, बी ए रहना पड़ेगा। अगर ए बी का भाई है तो बी को ए का भाई होना पड़ेगा, लेकिन कोई गारंटी तो है नहीं। अगर यहां पे चिल्ड्रन का बजाय ऑल बॉयज बोलता है ना, मतलब गर्ल नहीं है, फैमिली का 4 ठो बॉय है, 4 लड़का है, तो फिर हम ए बी बिलोंग्स टू आर बोलने से बी ए बिलोंग्स टू आर बोल देंगे। अभी नहीं बोल सकते, मतलब नॉट रिफ्लेक्स, नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये सॉरी सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव का केस में गलत हो गया, सिमेट्री का केस में भी ये गलत हो गया। अब ट्रांजिटिव का केस में देखते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, जरा ध्यान से सोच के बताओगे। मान लेते हैं बी का भाई है और बी सी का भाई है। अब बी को हम लड़की नहीं मान सकते, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो क्या सोच रहे हो कि ए सी का भाई होगा? ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो क्या ए सी का भी भाई होगा या नहीं भी हो सकता, या नहीं भी हो सकता है? बताओ। 100% होगा ना। अब ये तो लड़का ही है, ये 100% होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ट्रांजिटिव का केस में सही बैठ गया, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है, और ट्रांजिटिव है। तो इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया है। ऑप्शन हमारा डी हो सकता है, ऑप्शन हमारा डी हो सकता है। अगर यहाँ पे बोल दिया कि ऑल बॉयज, ऑल बॉयज अगर बोल दिया तो इसमें ऑप्शन डी हो सकता है, या फिर ये अजम्पशन का ऊपर के सारे बॉयज है। यहाँ पे चिल्ड्रन बोला है ना, चलो ये अजम्पशन का ऊपर हम लिखेंगे ये, मतलब बेस्ट ऑप्शन अगर इसमें हम देखते हैं तो ये होगा। ओके ना, ऐसे एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो नहीं होगा सिमेट्री, बट इस केस में हमको जो दिया है उसमें से बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी, ये अजम्पशन के ऊपर के सारे लड़के हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं। A relation on set of real numbers R is defined by this one। तो बोलता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इनका बारे में बता दो। ऑन आर बोला है, ए बिलोंग्स टू आर होगा, ये सब नो, ए बिलोंग्स टू आर होगा, ये सब नो बताओ यार। ए बिलोंग्स टू आर कब होगा? अगर इस कंडीशन को ओबे करेगा तो। यहाँ पे एक्स वाई में दिया, हम एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई नहीं एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। कब होगा? अगर इस कंडीशन को ओबे करेगा। क्या हमको नहीं लगता कि x लेस देन 2x होता है? x 2x से कम होगा, ऐसे होगा कि नहीं? x will be less than 2x, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, या फिर इक्वल, ऑब्वियसली होता ही है। अगर यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2x करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, अगर प्लस 2 मल्टीप्लाई करें तो छोटा ही होगा। मतलब ये रिफ्लेक्सिव हुआ, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है अभी तक। अब देखते हैं कि xy बिलोंग्स टू r अगर होता है, मतलब x लेस देन इक्वल टू 2y है, इंप्लाइज y लेस देन इक्वल टू 2x। क्या ये होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। x और y रियल नंबर है, तो अगर x y 2y से छोटा है तो क्या y 2x से छोटा होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। हाँ, हमारा होना चाहिए
हो सकता है या नहीं हो सकता है, जब आ गया आंसर सिमेट्री हमारा नहीं होता है। हो सकता है में अगर आंसर आ जाएगा तो सिमेट्री वहां पे नहीं होगा। सिमेट्री तब होता है ये अगर होगा तो ये 100% होना चाहिए। कहीं पे भी अगर गड़बड़ एक एलिमेंट के लिए हुआ तो भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा 100% होना चाहिए। नहीं हो सकता है, जैसे 1 1 लिया तो हो सकता है उसमें होगा, नहीं होगा। इसे 2 2 लिया, 3 3 लिया, क्या लिया, ठीक है ना। तो केस पे हो सकता है, हो भी नहीं सकता। गारंटी जहां पे छूट गया, गारंटी नहीं है, ये इसके साथ ये नहीं होगा। कभी कभी हो जाएगा अगर, तो कभी कभी नहीं होगा, ऐसे भी है। तो सिमेट्री ही बोल रहा है कि हमेशा होना चाहिए, कोई एक भी केस उसमें मिस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया क्या, नॉट सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव का केस में सोचोगे, है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। जब हमारा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 2y और यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू 2z। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोच रहे हो कि x और z x 2z से कम होगा, x 2y से कम है और y 2z से कम है, तो क्या x 2z से भी कम होगा? होगा ना, 100% implies x less than equal to 2z, therefore xz belongs to R। मतलब ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, मतलब सिमेट्री नहीं हुआ, सिमेट्री नहीं हुआ, ओनली रिफ्लेक्सिव। ये तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हुआ, सही है, सिमेट्री नहीं हुआ। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। Let R be the set of relation on n natural number defined by n connected to m if n divides m। मतलब हमारा nm belongs to R तब होगा अगर n divides m करता है, तो nm divides R तब होगा अगर n divides m करता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या nn belongs to R होगा। क्या सोच रहे हो, क्या nn belongs to R होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि n को डिवाइड कर सकता है। implies n divides n, ऐसा लिखेंगे नहीं, ऐसा लिखते हैं h n divides n, h n divides n, so nn belongs to R, मतलब रिफ्लेक्सिव हुआ। अब देखते हैं सिमेट्री हो रहा है कि नहीं। n divides m, सोच के बताओ कि अगर n m को डिवाइड करता है, क्या m भी n को डिवाइड करेगा? m divides n, क्या ये सही है स्टेटमेंट? सो ये तो ट्रू नहीं है ना, दिस इज नॉट ट्रू, मतलब नॉट सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्री नहीं हुआ है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, m डिवाइड्स p, हम ये दोनों को स्टेटमेंट को यूज करते हैं। n डिवाइड्स m मतलब nm बिलोंग्स टू R, nm बिलोंग्स टू R, और साथ में m डिवाइड्स p, तो mp बिलोंग्स टू R। व्हाट डू सी कि अगर n m को डिवाइड करता है, m p को डिवाइड करता है, तो क्या n p को डिवाइड कर सकता है? ऑब्वियस बात है ना, n डिवाइड्स p, यार m अगर p को डिवाइड कर लेगा और n अगर m को डिवाइड करता तो n तो p को ऑब्वियसली डिवाइड कर लेगा, implies np belongs to R, मतलब ट्रांजिटिव तो हुआ, सिमेट्री खाली नहीं हुआ, सिमेट्री नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? ये रिलेशन
रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर r इज डिफाइंड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये तो हम लेस देन इक्वल टू y के लिए किए, अभी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू y बोला है ना। तो इक्वल रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, सिमेट्री नहीं हो रहा था, ट्रांजिटिव भी हो ही जाएगा, तो हम लोग किए थे, चेक कर लेना। रिफ्लेक्सिव हुआ था, ट्रांजिटिव हुआ था, सिमेट्री नहीं हो रहा था। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। Let L be the set of lines in a plane and a relation R on L is defined as AB belongs to R. Relation R on L defined as AB belongs to R if A is perpendicular to B. बोला है कि A is perpendicular to B. तो बोला है कि the relation is what? तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दो तो सेट बना लेते हैं। इस सेट का नाम L है, ये सेट का नाम L है। यहाँ पे मैं L1 लिख देता हूँ, L2 लिख देता हूँ, L3 लिख देता हूँ, L4 लिख देता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। हम दो चार तो लाइन का नामकरण किए हैं, मतलब सारे का नामकरण किए हैं, लेकिन ये एग्जांपल का हिसाब से हम दिखा रहे हैं, दो चार को करके दिखा रहे हैं। बोला है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि L1 कनेक्टेड होना चाहिए। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, क्या यह सही है? L1 L2 को परपेंडिकुलर, L1 L1 को परपेंडिकुलर है, कोई भी लाइन अपने को परपेंडिकुलर है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? नो, मतलब फॉल्स है। अगर फॉल्स है इसका मतलब है कि L1 कनेक्टेड नहीं हो सकता, नॉट बिलोंग्स टू R हो गया। जबकि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि हर चीज अपने के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हुआ ही नहीं। अब सिमेट्री के लिए देखते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब हो गया कि L1 L2 बिलोंग्स टू R हो सकता है, ये वो रिलेशन का एक एलिमेंट हो सकता है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि अगर L1 L2 को परपेंडिकुलर है, क्या L2 L1 को परपेंडिकुलर होगा? ऑब्वियस बात है ना, L1 अगर L2 को परपेंडिकुलर है तो L2 L1 को भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2, L1 बिलोंग्स टू R हो गया। तो ये हो गया हमारा सिमेट्री, मतलब सिमेट्री करेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, तो क्या सोच रहे हो कि L1 परपेंडिकुलर टू L3 है? अगर L1 L2 को परपेंडिकुलर है और L2 L3 को परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 को परपेंडिकुलर हो जाएगा? प्लेन का ऊपर है, प्लेन का ऊपर सारे लाइन है, ये बोर्ड का ऊपर सारे लाइन है, तो नहीं हो सकता ना कभी भी। कैसे होगा? हो नहीं सकता। ये L1 है सोचो, ये L2 है सोचो, और ये L3 है सोचो। L1 L2 L3 ऐसा हो सकता है, ये L1 ये L2 ये L3, और कोई उपाय नहीं है। अगर हम एक लाइन में देखेंगे, सॉरी प्लेन में देखेंगे, तीन लाइन में से कोई भी दो नहीं, फर्स्ट सेकंड परपेंडिकुलर, सेकंड थर्ड परपेंडिकुलर, तो सिचुएशन ऐसा ही दिख सकता है, ऐसे टाइप का। तो L1 L2 परपेंडिकुलर नहीं, L1 और L3 जो है ना, ओहो मैं गलत कर दिया, लिख दिया गया यहाँ पे, मैं गलत लिख दिया हूँ। L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो L1 और L3 को हम देखेंगे तो ये पैरेलल दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर तो नहीं दिखाई देता, तो नॉट ट्रू, मतलब नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, खाली सिमेट्रिक हुआ। क्या सबको समझ में आया? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, नॉर्मल चीज होगी आंसर इसका। क्लियर? गॉट इट? ओके।